हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना की 3 क्लासें कंप्लीट कर ली थी और इसके अंदर हमने क्या जाना। पहली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जाना। अगली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए। उसके बाद अगली क्लास में हमने समस्थानिक, संभारिक इनके बारे में जानकारी हासिल की। और आज की जो क्लास है इसमें हम समस्थानिक संभारिकों की जो जानकारी है इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो देखना, हमको अब इस क्लास में क्या जानना था। आज की क्लास को जानना है तो इसके लिए कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी, इससे पिछली क्लास, तो आपको आज वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं ना। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा समस्थानिक क्या होता है, मतलब विभिन्न परमाणु प्रजातियां पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ा था समस्थानिक। तो समस्थानिकों के बारे में याद रखने लायक बात थी कि इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल बता दिए थे। इसके बाद संभारिक क्या होते हैं, तो इसके लिए हमने जाना था संभारिक वो होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। और यहाँ पर जो है भौतिक गुण समान मिलेंगे और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न मिलेंगे। इसके बाद हमने सम इलेक्ट्रॉनिक भी देखा था। सम इलेक्ट्रॉनिक किसको बोल दिया था, जिसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है समान। इसी तरह से हमने सम न्यूट्रॉनिक भी देखा था। ये सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक है। इसी तरह से आइसोडाइफर्स भी देखे थे और आइसोस्टीयर्स भी देखे थे। ओके, तो ये सारा सब कुछ देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन करने से हमको आइडिया लगेगा कि इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरल क्वेश्चन तो वही है कि निम्न में पहचानिए कौन सा समस्थानिक है, कौन सा संभारिक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। थोड़ा इससे ऊपर उठकर देखें तो और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। एक बात आपने सुना होगा अल्फा कण, नहीं भी सुना होगा तो आप सुन लो अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है समझना। जैसे आपने आवर्त सारणी देखी है, तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इस तरह से चलते रहते हैं। तो एक नाम आता है हीलियम। क्या नाम आता है, हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और द्रव्यमान संख्या इसकी 4 होती है। ये द्रव्यमान संख्या मैं इसकी इधर लिख देता हूँ। परमाणु क्रमांक 2, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, हीलियम की 4 होती है। अगर हम इस हीलियम को देखें तो मानना कि हीलियम का नाभिक है। इसके अंदर ये बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये बाहर की कक्षा है। ओके, हाँ, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 2, तो ये रहे 2 प्रोटॉन। उसमें न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 2, तो ये रहे 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कहाँ पर, हीलियम के नाभिक में। अगर 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके अंदर, 2। उदासीन परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो आपको ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं क्या करूं, इस हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हीलियम पर कितना आवेश आ जाएगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 आवेश आ जाएगा। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो हीलियम पर +2 आवेश आ गया। कितना आ गया, +2 आवेश। तो ये जो आवेशित इसको बोल सकते हैं हीलियम, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रहित हीलियम, यही अल्फा कण होता है। क्या होता है, अल्फा कण। ओके, तो अल्फा कण क्या होता है, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इलेक्ट्रॉन कितने थे हीलियम के पास, 2 इलेक्ट्रॉन थे, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो क्या हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा। क्या बचा, केवल केवल नाभिक बचा। ये चीज क्या थी, नाभिक। तो हीलियम के पास केवल क्या बचा, नाभिक। तो अपन बोल सकते हैं अल्फा कण क्या होता है, हीलियम के नाभिक को ही क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो समझ में आया अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का जो नाभिक होता है, यानी हीलियम के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो ये बचा हुआ नाभिक ही क्या कहलाता है, अल्फा कण कहलाता है। तो आपको जो दिखा हुआ है ना He2 और 4, ये चीज क्या है, ये हीलियम का नाभिक है, या फिर इसी को बोल दो दोस्तों ये अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल है। ओके, ये अल्फा, ये साइन जो होता है ना, ये अल्फा का होता है, ये बीटा का होता है। ओके, ध्यान रखना। तो एक और बात समझ में कि हीलियम का नाभिक जो होता है वो अल्फा कण होता है। अगर कोई परमाणुवीय प्रजाति अपने अंदर से अल्फा कण निकाल दे, अल्फा कण निकाल दे मतलब वो अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकाल दे, तो क्या फर्क पड़ता है। यानी किसी नाभिक किसी परमाणु के अंदर से अल्फा कण निकल जाए तो क्या होता है। तो अल्फा कण के लिए देखो, ये क्या था, हीलियम का नाभिक He2 4 ये था, और यहाँ पर आवेश कितना था, +2 आवेश था। अब देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। मान लो कोई परमाणु प्रजाति है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है। इसमें से तुमने क्या निकाल दिया, अल्फा कण निकाल दिया, अल्फा कण निकाल दिया। अल्फा कण निकाल दिया तो एक अल्फा कण निकाला, यानी कि परमाणु क्रमांक में कितने की कमी कर दी, 2 की कमी कर दी। तो जो नया बनेगा उसके अंदर परमाणु क्रमांक जो होगा वो जितना पहले था उससे कितना कम होगा, 2 कम होगा। और जो द्रव्यमान संख्या थी, द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी होगी, 4 की, तो A-4। तो यहाँ पर नया जो परमाणु बनेगा उसके जो द्रव्यमान संख्या होगी उसमें 4 की कमी हो जाएगी। तो एक ध्यान रखने लायक बात है
कि कभी भी किसी परमाणु से या किसी नाभिक से अल्फा कण निकले, क्या निकले? अल्फा कण। तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। किसकी? 2 की कमी। और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। कितने की कमी? 4 की कमी। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात, राज की बात, जो चाहे इसको बोल दो कि किसी परमाणु में से या किसी नाभिक में से अगर अल्फा कण निकल जाए तो उसका परमाणु क्रमांक जो होता है उसमें 2 की कमी आ जाती है और उसका द्रव्यमान संख्या जो होती है उसमें 4 की कमी आ जाती है। ये तो हो गई अल्फा कण की बात है, ये चीज आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाओ। एक और बात आती है बीटा कण। बीटा कण क्या होता है? ये बीटा कण है ना, जिसको बीटा माइनस से दर्शाया जाता है। तो बीटा कण क्या होते हैं? ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आप समझ सकते हो बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी परमाणु से अगर बीटा कण का निष्कासन हो जाए, यहाँ पर इसको ऐसे दर्शाता है बीटा माइनस और जीरो दर्शाया जाता है ना। तो यहाँ पर किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन का बीटा कण का निष्कासन हो, बीटा कण का निष्कासन, तो क्या होगा? तो देखना बीटा कण का जो निष्कासन होता है, तो ये जैसे मान लिया कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 0 द्रव्यमान संख्या ए है। यहां से हमने क्या निकाला? बीटा कण। अगर तुम बीटा कण निकालते हो तो देखो कि इसमें जो है बीटा कण में द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज रहती है। द्रव्यमान संख्या है जैसी की जैसी रहती है। लेकिन यहाँ पर देखना जो इसकी परमाणु क्रमांक है ये एक बढ़ जाता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अगर किसी परमाणु से बीटा कण का निष्कासन हो तो द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या समान बनी रहती है। द्रव्यमान संख्या समान बनी रहती है। और इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि। किसकी? 1 की वृद्धि। ओके। तो बीटा कण के निष्कासन से द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि आ जाती है। इस बीटा कण का एक और विपरीत कण होता है जिसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन, जिसको बीटा प्लस से दर्शाया जाता है, बीटा प्लस, है ना। तो अगर पॉजिट्रॉन का निष्कासन हो जाए, क्या होता है पॉजिट्रॉन? बीटा कण का जस्ट अपोजिट, यानी उसका जो उल्टा। तो अगर बीटा कण का निष्कासन हो रहा था तब क्या होता? द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो रही थी। लेकिन जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाएगी। परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगी? 1 की कमी। और द्रव्यमान संख्या में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर इसलिए भी 0 लिखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखना ये बातें थोड़ी सी भारी लग रही है, लेकिन एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ना। सुनना, समझना। अल्फा कण, किसी परमाणु में से अगर अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में क्या फर्क पड़ता है? परमाणु क्रमांक में क्या फर्क पड़ता है? देखना, अल्फा कण अगर निकलता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है ये 4 कम हो जाती है ना, 4 की कमी होती है द्रव्यमान संख्या में। और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। अगर किसी से बीटा कण निकलता है तो कमी हो जाती है, मैं माइनस माइनस लिख देता हूँ ना, 2 की कमी। अगर किसी से बीटा कण निकलता है तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ पर जो होता है इसका परमाणु क्रमांक है, इसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। और अगर किसी से पॉजिट्रॉन निकलता है, जिसको बीटा प्लस से दर्शाते हैं, तो पॉजिट्रॉन निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता और परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। ये चीज आप सीधी सीधी याद रख लो, तो आपके आने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या? अल्फा कण निकला तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। बीटा कण अगर निकलता है किसी परमाणु से तो उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। और अगर किसी से पॉजिट्रॉन कण निकलते हैं तो इससे द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। ओके, इतनी चीजों को अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न नाभिकीय प्रक्रमों से प्राप्त पुत्री तथा पितृ नाभिक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। और नाभिकीय प्रक्रम आपके सामने दे रखे हैं। अब ये बड़ा अजीब सवाल लग रहा है ना, कि पहली बात तो सवाल ही क्या समझ में नहीं आ रहा। तो सुनना, कोई नाभिक है, उस नाभिक में से एक अल्फा कण निकल गया, तो अल्फा कण निकला तो कोई नई चीज बनी होगी। तो जो नई चीज बनी है उसमें और इसमें जो नई चीज बनी उसको तो बोल दिया पुत्री नाभिक, और जो पहले का था उसको बोला पिता नाभिक या पितृ नाभिक। तो इस पितृ और पुत्री नाभिक में आपस में क्या संबंध बनेगा, वो संबंध देखना है अपने को, है ना। ये संबंध देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन क्यों करा लो। ये तो सिर्फ 3-4 लाइनों की बात है जो मैं आपको सीधी बता सकता हूँ, लेकिन मेरे को कंसेप्ट सिखाना है, क्योंकि कंसेप्ट सीखने से फीलिंग आती है। तो कंसेप्ट सीखने के लिए अपन क्या करेंगे, चारों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जब चारों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे लास्ट में सीधा ही रट लेंगे कि इसके निकलने से ये परिवर्तन होता है ना। देखो सोल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। नाभिकीय प्रक्रम में
प्राप्त पुत्री तथा पितृ नाभिक के मध्य संबंध ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो तो पिता और पुत्री नाभिक में क्या संबंध होता है। माना कि इसको पहले को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है ना। माना कि अपन क्या करते हैं, एक अल्फा कण लेते हैं, अल्फा कण लिया, सॉरी एक अल्फा कण लिया, एक नाभिक लिया जिसका परमाणु क्रमांक मान लिया Z और द्रव्यमान संख्या E। इसमें से क्या निकालेंगे अपन, अल्फा कण, एक अल्फा कण निकाल दिया। ओके, एक अल्फा कण निकाला तो कोई नया बन जाएगा। अब आपको सिखाया मैंने कि अल्फा कण का जब निष्कासन होता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाएगी। द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी आ गई, 4 की। और परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आ जाएगी, 2 की कमी आ जाएगी। ओके, ये आपको पता है, अगर ये आपने याद रख लिया तो इजी है। तो यहाँ पर पहले परमाणु क्रमांक Z था, 2 की कमी कर दी, कितना कर दिया, Z-2। पहले द्रव्यमान संख्या A थी, 4 की कमी कर दी, कितना कर दिया, A-4। इतना समझ में आ गया। अब अपने को देखना कि इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, एक्स और वाई में क्या संबंध है। पुराना तो एक्स था, इसमें से अल्फा कण निकाला, अल्फा कण निकालने के बाद वाई बना, तो एक्स और वाई में क्या संबंध है, इसको जब अपन देखना चाहेंगे तो पहले देखो प्रोटॉन। प्रोटॉन देखो इसके पास कितने हैं, तो जो एक्स के पास, तो जो परमाणु क्रमांक है वही क्या है, प्रोटॉन, यानी कि Z। इसके पास देखो प्रोटॉन कितने हैं, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, Z-2। तो क्या इनके प्रोटॉन समान है, नहीं, इनके तो प्रोटॉन समान नहीं है। इसके तो Z प्रोटॉन, इसके Z-2 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब प्रोटॉन समान नहीं है तो परमाणु क्रमांक समान नहीं है, परमाणु क्रमांक समान नहीं है तो ये आपस में समस्थानिक तो नहीं है। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि अल्फा कण निकलने से समस्थानिक तो नहीं बना। इनके न्यूट्रॉन गिनो, तो इसके न्यूट्रॉन आप देखो तो इसके न्यूट्रॉन कितने होते हैं, A-Z। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं A-Z। तो देखो इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, A-Z। अब इसके न्यूट्रॉन गिनो Y के, तो इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, तो इसके न्यूट्रॉन, इसका A कितना है, इसका A है A-4 माइनस इसका Z, तो इसका Z कितना है, Z-2। इनको गिनो तो ये कितना हो जाएगा, A-4 माइनस Z, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, +2। प्लस का तो 2 और माइनस का 4, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ये A-Z-2, ये चीज बनेगी। समझ में आ रहा है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की। ए की जगह रख दिया, जेड की जगह रख दिया, ये माइनस का 4 और प्लस का 2 क्या बचा, माइनस का 2 बचा। ओके, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इसकी न्यूट्रॉन की संख्या तो A-Z है और इसकी न्यूट्रॉन की संख्या A-Z-2, यानी ये भी समान नहीं आई। तो क्या हम इनको सम न्यूट्रॉनिक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं बोल सकते। तो एक काम करते हैं, अपन इनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर निकाल के देखते हैं, क्योंकि एक एक चीज ट्राई करनी है अपने को। तो इनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर, यानी अब अपन क्या निकालेंगे, इसके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर कितना होता है ये निकाल लेते हैं। तो इसके लिए देखना, इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, A-Z, तो ये रहा A-Z, और इसके प्रोटॉन कितने हैं, माइनस, इसके प्रोटॉन निकालना, तो ये प्रोटॉन कितने हैं, Z, तो Z क्या बन गया, ये A-Z, यानी ये बन गया A-2Z। ओके, इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर कितना आ गया, A-2Z। इसके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करते हैं, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर निकालते हैं। देखना इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, तो इसके न्यूट्रॉन तो ये रहे, कितने हैं, A-Z-2, ये इसके न्यूट्रॉन है, माइनस इसके प्रोटॉन कितने, ये रहे, देखो Z-2, ये रहा Z-2। अब इसको सोल्व करते हैं, तो A-Z-2 और ये माइनस का Z, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट हो गया, तो क्या बचा, A-Z, ये बचा। अब देखो A-Z, इसको ऐसे लिख सकते हैं A-2Z, तो क्या आ गया, A-2Z। अब इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर देखो कितना आया, A-2Z, और इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर कितना है, A-2Z, यानी दोनों के न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर समान है। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर समान होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोडाइफर। तो इन दोनों का आपस में संबंध क्या आया, ये दोनों पिता और पुत्री नाभिक, ये और ये आपस में क्या है, ये आइसोडाइफर्स है, आइसोडाइफर, जो मैंने पिछली क्लास में समझाया था, आइसोडाइफर है ना। तो आप जिसको आइसोडाइफर ही पता नहीं है तो क्या उसको क्वेश्चन अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इससे पहले की जो क्लास थी इसकी बेसिक्स की, वो आपके कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप इससे पहले की क्लास देख सकते हो अगर आपने क्लास मिस की है तो, नहीं तो कंटिन्यू कर सकते हो इसी के साथ। तो अब देखना, हमको तो सीधा से याद रखना है कि अल्फा कण का निष्कासन होता है तो पिता और पुत्री नाभिक में क्या संबंध आता है, आइसोडाइफर का संबंध आता है। लेकिन ये आ कैसे रहा है, फीलिंग है ना, जब इसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा तो। ओके, तो इससे अपने को समझ में आ गया, अब सीधे याद रख लेना अपने को। अब अगली बार जब भी क्वेश्चन आएगा हम ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, सीधे बता देंगे कि अल्फा कण का निष्कासन हुआ तो क्या बन गया, आइसोडाइफर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगले क्वेश्चन से पहले इसको अपन लिख लेते हैं, आइसोडाइफर, आइसोडाइफर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। अल्फा कण का और 2 बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है। मान लिया कोई परमाणु X है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है Z, द्रव्यमान संख्या कितनी है, इसमें से क्या निकला, अल्फा कण।
तो अभी तो अल्फा कण निकाल के दिखाया था, कोई y बन गया था जिसमें परमाणु क्रमांक में कितनी कमी आ गई, 2 की, द्रव्यमान संख्या में कितने में कमी आ गई, z की। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, आगे क्या निकाल रहा है, 2 बीटा कण और निकाल रहा है। तो इसमें से क्या निकाल दो, 2 बीटा कण यानी बीटा माइनस बीटा कण और निकाल दो। इसमें से 2 बीटा कण निकालो, मान लिया कोई Q बना, नया परमाणु माना कि Q बना। तो यहाँ पर पिछले वाले का परमाणु, आपको ये तो पता है कि जब भी बीटा कण का निकलता है, बीटा कण निकलने से द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर ये तो A-4 ही रहेगा। लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें एक की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो एक बीटा कण निकलेगा तो एक की वृद्धि होगी, यहाँ तो 2 बीटा कण निकल रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 की। तो पहले तो Z-2 था और 2 की वृद्धि यानी कि प्लस का 2 हो गया। तो Z-2 प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 तो आपस में कट जाएंगे और कितना बचा, Z बचा। Z किसका परमाणु क्रमांक है, वास्तव में X का, तो ये रहा X और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, A-4। अब आप हमने इसको X क्यों लिखा, क्योंकि Z परमाणु क्रमांक किसका था, पहले X का था। तो वास्तव में पहले परमाणु क्रमांक Z था, अभी भी परमाणु क्रमांक कितना है, Z सेम है। जब परमाणु क्रमांक समान है तो उसको क्या बोल देंगे, ये आपस में क्या है, समस्थानिक। कितना इजी क्वेश्चन है, इनका परमाणु क्रमांक तो समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इजी क्वेश्चन है। तो आप सीधे याद रख लो कि समस्थानिकों का निर्माण कब होता है, जब किसी परमाणु से एक अल्फा कण और 2 बीटा कण निकलते हैं तो समस्थानिक का निर्माण होता है। अच्छा क्वेश्चन था, एक अल्फा और 2 बीटा कण निकल जाए तो क्या बन जाते हैं, समस्थानिक। तो सीधे ही याद रखना है, अब ऐसे सोल्व थोड़ी करना है, सोल्व तो खाली एक बार करके देखा था कि होता है कि नहीं होता, हो गया। सीधा याद रखो, एक अल्फा कण का निष्कासन से आइसोडाइफर बनते हैं और एक अल्फा था तो 2 बीटा कण निकल जाए तो क्या बन जाता है, समस्थानिक बन जाता है। और आगे बढ़ जाते हैं। तो देखना, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तो आइसोडाइफर पहले क्वेश्चन में बना, दूसरे में समस्थानिक बना। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक अल्फा और 2 पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो तब क्या होता है। तो देखना, एक अल्फा और 2 पॉजिट्रॉन, मान लिया कोई परमाणु X है जिसका परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या A है। सॉल्यूशन नंबर 3 चल रहा है भैया ये। अब देखना इसमें से क्या निकला, एक अल्फा कण, 10 बार पढ़ चुके हैं इस बात को। एक अल्फा कण निकला तो माना Y बना, जिसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार तो अभी तक पढ़ ही लिया इस बात को। इसके आगे देखो, इसके आगे क्या निकल रहा है, 2 पॉजिट्रॉन कण। तो पॉजिट्रॉन ये बीटा प्लस से दर्शाते हैं पॉजिट्रॉन को, तो ये बीटा प्लस या पॉजिट्रॉन कण निकले। अब कितने निकले, 2 निकले, 2 पॉजिट्रॉन कण निकले। मान लिया कोई नया बना होगा, क्यों। तो देखना, आपको पता है पॉजिट्रॉन निकलता है तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो A-4 ही रहेगी। जो कल थी A-4 आज भी कितनी रहेगी, A-4। अब देखना, परमाणु क्रमांक पहले तो था Z-2। हमने अभी अभी सीखा था कि जब भी पॉजिट्रॉन निकलता है तो पॉजिट्रॉन के निकलने से क्या होता है, पॉजिट्रॉन के निकलने से इसका जो परमाणु क्रमांक होता है इसमें 1 की कमी होती है। अब एक पॉजिट्रॉन से 1 की कमी हो रही है और यहाँ पर कितने पॉजिट्रॉन निकले, 2, तो कितने कमी हो जाएगी, 2 की, तो -4 माइनस का 2, तो Z-2 तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z-4 डायरेक्ट लिख दो, Z-4। अब अपने को ये देखना है कि ये जो अपना बना है ये और ये x, अपन बात कर रहे हैं Q और x की, तो Q और x में आपस में क्या संबंध बनता है, ये संबंध अपने को अब देखना है। तो बात करें प्रोटॉन की, तो इसके प्रोटॉन क्या है, Z, इसके प्रोटॉन क्या है, लिख लेते चलो। इसके प्रोटॉन कितने हैं, Z, और इसके प्रोटॉन कितने हैं, Z-4। क्या प्रोटॉन समान है, नहीं है। प्रोटॉन समान नहीं तो क्या समस्थानिक होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। देखते हैं दूसरी चीज, इसके न्यूट्रॉन देखते हैं। इसके न्यूट्रॉन देखो, तो इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके न्यूट्रॉन है A-Z। इसके न्यूट्रॉन देखो, तो इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, A, इसका A कितना है, इसका A है A-4 माइनस इसका Z कितना है, तो इसका है Z-4। अब इसको सोल्व करते हैं, A-4 और ये माइनस Z और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4, +4 -4 कट गया, क्या बचा, न्यूट्रॉन A-Z। ओ माय गॉड, इसका न्यूट्रॉन भी A-Z और इसका न्यूट्रॉन भी A-Z। इसका मतलब इनके न्यूट्रॉन क्या है, समान है। जब न्यूट्रॉन समान है तो आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। आगे बात समझ में, क्या बन गया दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक बन गया। Q और जो X है आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। तो अब एक बात और समझ में आ गई कि सम न्यूट्रॉनिक कैसे बनते हैं। जब भी किसी नाभिक से एक अल्फा और 2 पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए तो उससे क्या बनता है, उससे सम न्यूट्रॉनिक बनते हैं। तो पहला हमारा क्या बना, आइसोडाइफर, दूसरा क्या बना, समस्थानिक, तीसरा क्या बना, सम न्यूट्रॉनिक। इतना समझ गए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसमें अगला ये तो क्या बना था, आइसोडाइफर, ये समस्थानिक, और ये क्या बना, सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बीटा कण का उत्सर्जन। मान लिया कोई परमाणु भैया X है, सॉल्यूशन नंबर 4 चल रहा है। कोई परमाणु एक जिसका परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या है, इसमें से क्या निकला, एक बीटा कण निकला, एक बीटा कण। तो आपको पता है नया बनेगा, जो भी बनेगा इसका द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बीटा कण के निष्कासन से द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। और परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी।
तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी। अब देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है Z, और ये क्या है Z+1, क्या समान है? नहीं। द्रव्यमान संख्या देखो, द्रव्यमान संख्या कितनी है? A, इसकी भी कितनी है? A, यानी द्रव्यमान संख्या समान, और जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है वो क्या होते हैं? समभारिक होते हैं। तो ये समभारिक, तो लास्ट वाला क्या बन गया? समभारिक। तो इससे एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आया? कि जब भी किसी नाभिक में से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो क्या बनता है? समभारिक। क्वेश्चन आ गया दिमाग में, क्या एक बीटा कण के निष्कासन से समभारिक बनता है? अगर 2 बीटा कण निकल गए तो क्या बनेगा? तो भैया 2 बीटा कण निकलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? +2। क्या यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा? ना। 3 निकलेंगे तो +3, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? ना। 4 निकलेंगे तो +4, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? ना। यानी कितने ही बीटा कण निकाल दो, अगर ए के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया तो यहाँ पर जो होगा ये समभारिक ही रहेगा, चाहे 1 निकालो, चाहे 2 निकालो, चाहे 3 निकालो। हाँ, लेकिन इनकी लिमिट होती है, ध्यान रखना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि बीटा कण का निष्कासन होगा सिर्फ, तो क्या बन जाएगा? समभारिक। तो अब मैंने जो कंसेप्ट सिखाया ना, इस कंसेप्ट को अगर आप समझते हो तो इसके अलावा भी नए क्वेश्चन अगर कोई बना के देता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। और कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो आपको सीधा रटना है, और सीधा रटना कितना आसान है, सीधा याद रख लेना, कॉपी में इतना ही नोट करना। क्या? जब भी एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है क्या बनता है? आइसोडाइफर बनता है, या आइसोडाइफर, सही से लिख देते हैं, आइसोडाइफर। आइसोडाइफर। जब भी एक अल्फा और 2 बीटा कण का उत्सर्जन होता है, इसमें क्या बना था? सम न्यूट्रॉनिक बना था। यहाँ पर क्या बना था? यहाँ पर समस्थानिक बना था, समस्थानिक। और यहाँ पर क्या बना था? समभारिक। तो आपको तो सीधा ही याद रखना है ये, ओके। और सीधा याद नहीं रख सकते तो इसको आप इधर उधर करके कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। हाँ दोस्तों, ये थी आज तक की बातें जो हमने सीखी। अब देखना अगली क्लास में हमको क्या पढ़ना है। अगली क्लास में हमको पढ़ना है कि परमाणुीय मॉडल क्या होते हैं। मतलब आपने पढ़ा होगा ना, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, या फिर आपने डाल्टन की अवधारणा पढ़ी होगी। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे कि विभिन्न परमाणुीय मॉडल क्या क्या होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।